हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आज आप साइंस यानी फिजिक्स की क्लास से देख रहे हो कंटिन्यू। आज दूसरा पार्ट विद्युत विभव धारिता में आगे धारिता या संधारिता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धारिता एवं संधारिता। देखना पहले कुछ दो तीन पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या है। किसी चालक को चाहे जितना भी आवेश नहीं दिया जा सकता उसके लिए निम्न दो, यानी चाहे जितना आवेश नहीं दे सकते उसके लिए दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट देखना, किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश का मान बढ़ाने के सजातीय प्रकृति का आवेश देना पड़ता है। इसीलिए चालक के आवेश और आने वाले आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। जैसे आवेश का मान बढ़ता है प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे ही विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। यदि क्षेत्र का मान माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य से अधिक हो जाता है तो माध्यम का भंजन हो जाता है। भंजन होने से विजातीय आयन चालक की सतह को उदासीन कर देते हैं। अब इसी में आ रहा है परावैद्युतन, परावैद्युत सामर्थ्य। इसमें कौन सा आ रहा है? परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युतांक किसे कहते हैं देख लेना। परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युतांक किसे कहते हैं? किसी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र को सहन करने की अधिकतम क्षमता। किसी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र सहन करने की क्षमता। विद्युत क्षेत्र सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है? परावैद्युतांक या परावैद्युत सामर्थ्य। फिर उसके बाद देखेंगे किसी माध्यम पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान। सही परिभाषा, किसी माध्यम पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसे अधिक मान पर भंजित हो जाता है माध्यम की परावैद्युतांक कहलाती है। परावैद्युतांक विद्युत रोधी पदार्थों में परावैद्युतांक विद्युत रोधी पदार्थ वे होते हैं जो अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं। और ध्रुवित किस प्रकार होते हैं उससे पहले हवा की परावैद्युतांक बताएं। हवा की परावैद्युतांक या परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य कितनी आती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁶ आगे वोल्ट पर मीटर या न्यूटन अपॉन कूलम, दोनों ही होते हैं इसके मात्रक। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन। अब एक गोले की त्रिज्या, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन देखना। एक गोले की त्रिज्या r है। इस गोले को अधिकतम कितना आवेश दिया जा सकता है तथा गोले की सतह पर अधिकतम विभव कितना होगा? तो सतह पर देखते हैं। सतह पर तो ई मैक्स कितना होगा? KQ अपॉन r², KQ अपॉन r²। समीकरण 1। ई मैक्स का मान कितना है हवा के लिए? 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर। समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो क्या करेंगे? बराबर रख देंगे। किसके बराबर रखेंगे? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर बराबर KQ अपॉन r²। आगे सोल्व करने पर क्यू का मान निकालना है। Q = क्या आएगा? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इंटू r² अपॉन, ये आएगा 3 × 10⁶ इंटू r² अपॉन क्या आएगा इसका मान। फिर क्या करेंगे? ये तो क्यों आया? मैक्सिमम क्यू का मान। फिर और क्या पूछा है?
वोल्ट भी तो पूछा है, वी मैक्स भी पूछा है, तो वी मैक्स किस प्रकार निकालेंगे, वी मैक्स बराबर के क्यू अपॉन आर, फिर वी मैक्स के बराबर के क्यू अपॉन आर, और फिर क्यू का मान रख देंगे इसमें, क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान रख देने पर 3 इंटू 10⁶ इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर, ये आएगा, ये आएगा। तो फिर क्या करेंगे, आर और वो के भी तो आएगा, के एक आर से एक आर चला जाएगा, समझ आ रहा है। और क्या होगा, आर से आर चला गया, के से के चला गया, कितना आएगा, वी मैक्स का मान आ जाएगा 3 इंटू 10⁶ आर, समझ आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है क्या कि पेरावैद्युत या पेरावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। पेरावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये तो क्वेश्चन था, हमारा टॉपिक पेरावैद्युत चल रहा है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ध्रुवीय पेरावैद्युत और अध्रुवीय। तो किसे कहते हैं ध्रुवीय पेरावैद्युत, देखना, दो प्रकार के पेरावैद्युत। और पेरावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं किसे, विद्युत क्षेत्र या अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान सहन करने के लिए। पहला है ध्रुवीय, ध्रुवीय पेरावैद्युत सामर्थ्य, ध्रुवीय पेरावैद्युत सामर्थ्य। देखना, देखें ध्रुवीय पेरावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी प्रत्येक ध्रुवीय अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु पेरावैद्युत पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय अणु एक प्रकार बिखरे हुए होते हैं और वे एक दूसरे को द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवीय अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब आपको देखना है, वापस देखना है ध्रुवीय पेरावैद्युत, ऐसे पेरावैद्युत पदार्थ जिनके अणु का धन आवेश व ऋण आवेश संपाती नहीं होता है ध्रुवीय पेरावैद्युत कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है H2O, HCl, O3, HNO3। धनावेश व ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है और इन पदार्थों के अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, अशून्य होता है। समझ आ रहा है, ये बिखरे पड़े होते हैं। देखना, देखे किस प्रकार बिखरे पड़े होते हैं। किसी भी पदार्थ में ये बिखरे पड़े होते हैं। व्यवस्थित नहीं होते हैं। बाह्य क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 वोल्ट भी 0, तो ये व्यवस्थित नहीं होते। और इसमें पेरावैद्युतांक का मान कितना होता है, यह शून्य होता है। पेरावैद्युतांक का मान शून्य नहीं होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि पेरावैद्युतांक होता है परंतु पदार्थ का पी शून्य हो प्राप्त होता है, ताकि तापीय ऊर्जा के कारण ध्रुवीय पदार्थों के अणु यादृच्छिक रूप से बिखरे हुए होते हैं, जिसके कारण सभी अणुओं के पेरावैद्युतांक का सदिश योग शून्य प्राप्त होता है। पेरावैद्युतांक का सदिश योग भी क्या प्राप्त होता है, शून्य। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो प्रत्येक अणु पर पी यानी सी लगता है। यह सी सभी अणुओं के पेरावैद्युतांक को आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है। अब दूसरा देखेंगे, कौन सा, अध्रुवीय। दूसरा कौन सा है, अध्रुवीय। अध्रुवीय पेरावैद्युत, अध्रुवीय पेरावैद्युतांक। तो अध्रुवीय देखा ऐसा पेरावैद्युत जिसमें पदार्थ जिसमें अणुओं का धन आवेश व ऋण आवेश संपाती होता है, अध्रुवीय पदार्थ कहलाता है। इसमें एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडाइड, क्लोरीन गैस, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड। अध्रुवीय पदार्थ या पेरावैद्युतांक पदार्थ के अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होने के कारण बाह्यतम विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पूरे पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य प्राप्त होता है। देखना देखें, ये विद्युत क्षेत्र ई है,
ई नॉट इक्वल टू 0, उसमें बिखरे पड़े होते हैं, इसमें व्यवस्थित होते हैं। देखना पी नेट कितना होता है, 0 होता है, 0 नहीं होता है, जो भी है। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो धनावेश पर विद्युत की दिशा में तथा ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसके कारण धन व ऋण आवेश के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। प्रत्येक अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। अब इसके आगे हम ध्रुवण पढ़ेंगे, ध्रुवण सदिश। क्या पढ़ेंगे? ध्रुवण सदिश। तो पराविद्युतांक के बाद आता है ध्रुवण सदिश। तो देखना किस प्रकार है, थोड़ा टॉपिक लंबा होगा और फिजिक्स है तो आपको नींद भी आएगी, इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश पी वेक्टर क्या होता है? पी वेक्टर। पराविद्युत पदार्थ के एकांक आयतन प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवण सदिश कहलाता है। ध्रुवण सदिश भी या ध्रुवण सदिश को डिफाइन करने का एक तरीका है, इसे काई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? काई या फाई, कहीं कहीं पे फाई भी सुनते होंगे। फिर उसके बाद